हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेशन 2 ऑफ आवर चैप्टर जर्नल। पहले वाले सेशन में हम लोगों ने जर्नल का एक पूरा कंप्लीट चार्ट प्रिपेयर किया था और हमने देखा था कि बेसिक एक बिजनेस में क्या-क्या जर्नल एंट्रीज पॉसिबल है। यानी जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है और बिजनेस रनिंग होता है तो कौन सा बेसिक ट्रांजैक्शंस है जो बिजनेस एक कर सकता है। पर उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो सिर्फ बेसिक एंट्रीज थे, उसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं थे, उसमें कुछ और टिपिकल एंट्रीज थे, वो मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि उस समय बेसिक्स पहले सीखना जरूरी है। एंड आई होप अभी तक हमने जितना जर्नल एंट्री सीखा है, जो चार्ट हमने प्रिपेयर करना सीखा है, वो आप लोग को अच्छा से आ गया हो। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कुछ और टिपिकल एंट्रीज जो जनरली हम लोग को बिजनेस में होते हुए दिखाई देते। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ देखो कुछ एंट्रीज है, इसको अच्छा से ध्यान से समझना। जैसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री में पहला है एंट्रीज रिलेटिंग टू ओनर्स। तो वैसा कुछ एंट्रीज हम लोग ऑलरेडी उस चार्ट में एंट्री कर लिए होंगे, बट स्टिल एक कंबाइंड एंट्री यहाँ पर एक समराइज्ड फॉर्म में बहुत सारा एंट्री होगा जो वहां चार्ट में भी था, और कुछ एंट्री ऐसा भी है जो चार्ट में नहीं था। तो एक बार क्या होगा, पुराने एंट्रीज का भी रिवीजन हो जाएगा और नया जो हमें सीखना है वो भी हम सीख लेंगे। तो पहला है एंट्रीज रिलेटिंग टू ओनर, कि ओनर क्या क्या पॉसिबल एंट्री कर सकता है। सपोज कैश एंड अदर असेट्स ब्रॉट एज कैपिटल। जब ओनर या तो पैसा या तो कोई अपना घर से कोई असेट वो लेके बिजनेस में आता है, तो यानी एक तरह से ओनर ने बिजनेस में कैपिटल डाला है, पूंजी डाला है। वो पूंजी कैश में हो सकता है या वो पूंजी किसी असेट्स में हो सकता है। तो एंट्री क्या करेंगे, कैश लाया है तो कैश अकाउंट डेबिट। अगर बैंक में कुछ रुपया डाला है बिजनेस के करंट अकाउंट में, कुछ रुपया प्रोप्राइटर ने अपने घर से कुछ रुपया कंट्रीब्यूट किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कोई मशीन लेके आया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। कोई फर्नीचर लाया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। स्टॉक लाया है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। अगर और कोई असेट्स है तो अदर असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यानी इन शॉर्ट जो भी चीज ओनर लेके अपने दुकान में आया है वो सारा चीज डेबिट होके हो जाएगा टू कैपिटल। ठीक है, तो ये एंट्री होता है जब ओनर कुछ रुपया या कोई असेट कैपिटल के तौर पे बिजनेस में इंफ्यूज करता है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एनी असेट फॉर डोमेस्टिक और पर्सनल यूज। अगर कोई असेट ओनर ने खरीदा है पर वो उसे दुकान में यूज नहीं करके अपने घर में यूज करने वाला है, तो एंट्री क्या होगा। हाउसहोल्ड गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बिजनेस फंड। इंपॉर्टेंट ये है कि घर का सामान खरीदा है वो ठीक है, पर पेमेंट कहां से किया है। पेमेंट अगर वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब यहाँ पर कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, वो उसका कंप्लीटली पर्सनल मैटर है, क्योंकि वो घर के लिए सामान खरीदा और पेमेंट भी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से दिया है, तो नो प्रॉब्लम विद। पर अगर उसने घर के लिए सामान खरीदा है पर पेमेंट उसने बिजनेस के फंड से किया है, तब ये ड्रॉइंग्स कहलाएगा। तो एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर कैश में से निकाला है तो टू कैश, और अगर बैंक से निकाला है तो टू बैंक। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अगर बैंक से कुछ रुपया ओनर ने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, बैंक से विड्रॉ किया तो टू बैंक हो जाएगा। अगर कैश से विड्रॉ करता तो टू कैश हो जाएगा। उसके बाद तो फाइनली क्या हो गया, अगर हम इसको पूरा को समराइज करें तो ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या हो सकता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश इफ कैश इज विड्रॉन, टू परचेज अकाउंट इफ गुड्स आर विड्रॉन। अगर दुकान में से कोई सामान ओनर अपने घर में ले आया, जो सामान वो बेचने के लिए खरीदा था, मान लो किसी का रिटेल शॉप है, तो रिटेल शॉप में मान लो उसने कुछ चॉकलेट्स खरीदे थे बेचने के लिए, पर उसमें से मान लो एक चॉकलेट वो अपने बेटे के लिए घर ले आया, तो वो चॉकलेट जो उसने बेचने के लिए खरीदा था उसमें से अगर कोई एक चॉकलेट वो या दो चॉकलेट वो अपने घर ले आता है, तो एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली अगर घर का कोई प्राइवेट एक्सपेंस वो अपने बिजनेस से पेमेंट करता है तो एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस।
ठीक है, if the expenses are charged, if the expenses are charged का मतलब, अच्छा इसका मतलब समझो, मान लो कि अगर प्रोप्राइटर का LIC का पॉलिसी का प्रीमियम देना, तो अगर वो LIC का प्रीमियम दुकान के पैसे से देता है तो एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन लिखेंगे LIC प्रीमियम पेड बाय बिजनेस बैंक अकाउंट या फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट या बिजनेस कैश। बट ये बोलने का मतलब है कि उसने LIC का प्रीमियम पे किया, पर वो पैसा एक बार के लिए पूरा प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो चुका है, यानी गलती ये हुआ था कि उसने कर दिया था प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब जब पता चला कि ये तो उसका प्राइवेट पॉलिसी का प्रीमियम था, तो फिर एंट्री करना पड़ेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। नॉर्मली हम लोग करते ड्रॉइंग्स टू कैश, पर क्योंकि एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड, यानी उसने ऑलरेडी वो प्रीमियम को प्रीमियम अकाउंट में डेबिट कर रखा है, वो बिजनेस का प्रीमियम अकाउंट में डेबिट कर दिया भूल से, तो अब उसको रेक्टिफाई एक तरह से करेंगे, तो हम लोग एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। ठीक है, उसको प्रीमियम को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इसीलिए हम प्रीमियम को यहाँ क्रेडिट कर देंगे और एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट डिटेल्स रिलेटिंग टू बिजनेस। अब बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या डिटेल है? लोन टेकन फ्रॉम समबडी फॉर बिजनेस, अगर मैंने कुछ लोन लिया है किसी पर्सन से तो मेरा एंट्री क्या होगा? लोन टेकन फ्रॉम समबडी फॉर बिजनेस का एंट्री होगा, अगर कैश में लिया है या बैंक में लिया है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट के बदले अगर सपोज यहाँ पर नोट दिया हुआ है, इफ लोन इज टेकन फ्रॉम मिस्टर एक्स देन वी विल राइट मिस्टर एक्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो सिर्फ लोन अकाउंट नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे मिस्टर एक्स लोन अकाउंट। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स लोन अकाउंट। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्शन, अगर कोई सामान खरीदे हैं रीसेल करने के लिए या फिर प्रोडक्शन करने के लिए तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश इफ पेड इन कैश, टू बैंक इफ पेड बाय चेक, टू बिल्स पेएबल इफ बिल इज एक्सेप्टेड। बिल एक तीसरा कैटेगरी होता है, एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है। तो मैंने अगर प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट किया है, मैंने उसको पेमेंट नहीं किया है पर मैंने प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको बोलते हैं टू बिल्स पेएबल। एंड फिर टू सप्लायर्स या क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, अगर उधारी में खरीदा है और बिल को भी एक्सेप्ट नहीं किया है तो लिखेंगे टू सप्लायर या क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर का जो नाम होगा वो लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट मत लिख देना, वहां अगर मिस्टर ए से हमने सामान लिया है तो लिखेंगे टू मिस्टर ए अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस पर्पस, अगर बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी एक्सपेंसेस पे किए हैं तो एंट्री हो जाएगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इफ पेड बाय कैश, टू बैंक अकाउंट इफ पेड बाय चेक। ठीक है, फिर अगर कोई असेट परचेज हुआ है तो असेट परचेज हुआ है तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट या टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, या तो फिर सप्लायर या क्रेडिटर। यानी अगर गुड्स परचेज होता है तो हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, और अगर हमने असेट परचेज किया है तो लिखेंगे असेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट अगर किसी पार्टी को पेमेंट किया फॉर पेमेंट मेड टू पार्टी तो एंट्री हो जाएगा जो भी पार्टी का नाम है सप्लायर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पर मिस्टर ए, भोलानाथ एंड कंपनी, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी वो पार्टी है जिसको हम पे कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट या टू बिल्स पेएबल। ठीक है, नेक्स्ट फॉर सेल इन कैश, अगर नकदी में हम लोग सामान बेचते हैं तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यानी अगर हमने सामान बेचा है किसी को और उसने प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट करके मुझे दिया तो मेरे को उससे पैसा लेना है, तो जब मुझे पैसा लेना है तो वो कहलाता है बिल्स रिसीवेबल, और जब मैंने सामान खरीदा था तो मुझे पैसा देना था इसीलिए वो कहलाता था बिल्स पेएबल। तो हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल में क्या डिफरेंस है। तो जब पैसा लेना है उसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, जो मेरा कस्टमर मुझे एक्सेप्ट करके देगा, और जब मैं एक्सेप्ट करके सामने वाले को देता हूं तो वो होता है बिल्स पेएबल। और अगर हम लोग सामान उधारी में बेचे हैं तो कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
पर यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूंगा। क्या चेंजेस मैं करूंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी हम लोग जीएसटी को कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, ध्यान रखना, अभी हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हम लोग जीएसटी को कंसिडर नहीं कर रहे। पर क्या है, अब हमारे सिलेबस में तो जीएसटी भी आ गया है, तो हम लोग को जीएसटी को कंसिडर करते हुए एंट्री करना होगा। तो उसका अच्छा से समझ लो कि किस तरह से परचेज का एंट्री होगा, किस तरह से सेल्स का एंट्री होगा, एंड फाइनली जो पैसा मिलेगा उसका क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, तो मैं उसको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, सपोज हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं। अब ये सामान असेट भी हो सकता है या गुड्स भी हो सकता है। मान लो हम लोग गुड्स का एग्जांपल लेते हैं, तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू, सपोज अगर उधारी में खरीद रहे हैं, टू मिस्टर ए। ठीक है, और जब मिस्टर ए को हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगा मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसा भी सिचुएशन रहेगा। ठीक है, अब आता है जीएसटी क्या होता है। ठीक है ना, ये डाउट ऑब्वियसली दिमाग में आएगा, सर ये जीएसटी का क्या कंसेप्ट है। तो जैसे वैट होता था ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पर क्या है, खरीदते समय मान लो कोई सामान हमने खरीदा है 100 रुपया, तो इस सामान को खरीदने के साथ साथ मान लो इसके ऊपर हमें 18% जीएसटी भी पे करना। तो 18% जो जीएसटी होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 50-50% शेयर कर लेते। तो 9% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए यहाँ लिखा है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। तो 100 रुपया का अगर सामान खरीदे हैं तो 9 रुपया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 9 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो टोटल मेरा सामान का दाम हो जाता है 118 रुपये। और उसके बाद जब मेरे को मिस्टर ए को पेमेंट करना होगा तो हम टोटल 118 रुपया पे करेंगे। ठीक है, एक होता है कंसेप्ट ऑफ आईजीएसटी। क्या होता है, सपोज ये मेरा वेस्ट बंगाल, तो अगर विद इन वेस्ट बंगाल ये 3-4 जो भी है हम लोग एक दूसरे से सामान खरीदते हैं, ये इससे खरीदा ये इससे खरीदा, तो ये विद इन स्टेट हुआ। तो विद इन स्टेट के केस में क्या होता है, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का कंसेप्ट लगता है। पर मान लो अगर दूसरा स्टेट से हम कोई सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, तो मान लो ये दूसरा स्टेट है, दूसरे स्टेट से सामान हमने खरीदा और खरीद के हम वेस्ट बंगाल में लेके आए। ये मान लो वेस्ट बंगाल है और ये मान लो पंजाब है। तो मान लो हम लोग पंजाब से गेहूं खरीद के वेस्ट बंगाल में लेके आए। ठीक है, तो वो गेहूं जो हम पंजाब से खरीद के लाएंगे ये आउटसाइड स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, तो इसमें लगता है आईजीएसटी। और आईजीएसटी में फिर क्या होता है, हम लोग को ऐसा कोई डिवाइड नहीं करना पड़ता है 9% 9% वाला। वहां सिंपल एंट्री आ जाता है परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपया, आईजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट 18 रुपया सीधा टू मिस्टर ए 118, और फिर मिस्टर ए टू कैश या बैंक 118। तो वहां सिंगल एक एंट्री होता है आईजीएसटी अकाउंट, वहां फिर सेंट्रल और स्टेट में डिवीजन नहीं होता। तो समझ में आ गया, जब विद इन द स्टेट हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और जब हम स्टेट के बाहर से सामान खरीद के लाते हैं तो वहां पर लगता है आईजीएसटी। ये चीज क्लियर हो गया। अभी परचेज से रिलेटेड और चीज समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट देखो दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब हम लोग बल्क में होलसेलर से सामान खरीदते हैं और बल्क में खरीदते हैं तो वो हमें एक ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो मान लो कोई सामान पे अगर 100 रुपया प्रिंट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर मैं दुकानदार हूं तो मैं तो 100 रुपया में उसको नहीं खरीदूंगा। अगर मैं 100 रुपया में खरीदने लगा तो मैं फिर कस्टमर को कितना में बेचूंगा, क्योंकि एमआरपी अगर 100 है तो 100 रुपया से बेसी में तो कोई मेरे से सामान खरीदेगा ही नहीं।
तो ऑब्वियसली जब मैं किसी होलसेलर के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि देखिए भैया मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं ये सामान आपसे बेचने के लिए खरीद रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे को मान लो 20% का डिस्काउंट दे दिया। इसको बोलते हैं होलसेल डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। तो 20% का डिस्काउंट मिला, मेरे लिए सामान पड़ा 80 रुपया। तो क्या ये 20 रुपया मेरा कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा वाला बात नहीं है, क्योंकि ये 20 रुपया हर दुकानदार को वो होलसेलर देगा जो भी उससे सामान खरीदने जाएगा। तो कोई भी दुकानदार जो सामान खरीदने जाएगा होलसेलर से, उसको ये सामान 80 रुपया में ही मिलेगा। तो मेरे को अगर 80 रुपया में मिल रहा है तो ऐसा कोई फायदा वाला बात नहीं, ठीक है। पर हाँ, कैश डिस्काउंट क्या होता है? अब मैंने वो सामान 80 रुपया में खरीदा, पर अब वो होलसेलर बोल रहा है, नॉर्मली क्या होता है होलसेलर और रिटेलर के बीच में क्या होता है, उधारी में बिजनेस होता है कि होलसेलर रिटेलर को सामान बेच देता है और हफ्ता भर या 15 दिन का उधारी देता है, और 15 दिन बाद रिटेलर लोग आके होलसेलर को पेमेंट कर देते। अब यहाँ पर होलसेलर मेरे को बोल रहा है कि अगर आप मेरे को आज के आज कैश पेमेंट कर देते हैं तो आपको मैं और 10% का डिस्काउंट दूंगा, जो मैं हर किसी को नहीं दूंगा। दिस 10% डिस्काउंट इज अवेलेबल ओनली फॉर दोज बिजनेसमैन जो मुझे कैश पेमेंट करेंगे। तो ये कैश पेमेंट देने का तो फैसिलिटी सब कोई अवेल नहीं कर पाएगा, सबके पास तो उस समय इन हैंड कैश नहीं होगा। तो ये 10% यानी 8 रुपया जो मेरे को मिल रहा है, ये मेरे लिए फायदा वाला है, ठीक है। तो फिर मेरा नेट खरीद दाम हो जा रहा है 72 रुपीज। क्वेश्चन आता है सर इसका एंट्री क्या करना है? तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट का 20 रुपया है उसका तो कोई एंट्री नहीं करना, इसको भूल जाओ। अपने को एंट्री क्या चीज का करना है? अपने को एंट्री करना है परचेज अकाउंट डेबिट। कितना परचेज अपने करेंगे? 80 रुपीज, ठीक है। परचेज दिखाएंगे 80 रुपीज, 72 नहीं दिखाएंगे, 80 रुपीज दिखाएंगे, ठीक है। फिर जो भी हम लोग का CGST इनपुट, SGST इनपुट, ठीक है। तो CGST और SGST इनपुट लगेगा 80 रुपया पे, मान लो 9% करके, तो 7-7 रुपया मैं ले लेता हूँ एक बार राउंड फिगर में, ठीक है। टू मिस्टर ए टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो मिस्टर ए को मुझे कितना रुपया देना है? टोटल 80 और 14 94, पर 94 में 8 रुपया तो मेरे को डिस्काउंट मिला हुआ है, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पर 8 रुपया मुझे डिस्काउंट मिला हुआ है, तो 8 रुपया काट के 94 में आई विल पे हिम ओनली 86 रुपीज। तो आई एम सपोज टू पे हिम 86 रुपीज, ठीक है। तो एंट्री ये वाला हो जाएगा जब कैश डिस्काउंट का, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव में खाली जो कैश डिस्काउंट होता है उसी को कंसीडर किया जाता है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको कंसीडर नहीं करते। इसीलिए एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट, मैंने टोटल 80 रुपया का सामान परचेज किया, CGST और SGST 80 रुपया पे 9% करके लगा, वो 7 रुपया 20 पैसा होता है, मैंने राउंड ऑफ में 7 रुपया ले लिया। टू मिस्टर ए टू डिस्काउंट रिसीव। तो समझ में आया परचेज का एंट्री कैसे करना है, ओवरऑल परचेज में कैसे एंट्री होता है, CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का क्या होता है। तो ये था परचेज से रिलेटेड। उसके बाद क्या होगा? सेल्स से रिलेटेड। तो जब हम लोग सेल्स करते हैं तो क्या होगा? सेल्स करेंगे तो भी यही एंट्री होगा। देखो यहाँ पर मान लो कि ये सामान मैंने बेचा होता 72 रुपीज, ठीक है। 80 रुपए का सामान हमने 72 रुपीज में मान लो बेचा, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? सपोज हमने बेचा मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ हो जाएगा मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, मैंने डिस्काउंट अलाउड किया है 8 रुपया का, टू सेल्स टू CGST आउटपुट। बेचते समय जो GST हम कलेक्ट करते हैं, खरीदते समय जैसे हम लोग GST पे करते हैं, तो बेचते समय हम लोग कस्टमर से GST कलेक्ट करते हैं। तो टू सेल्स टू CGST आउटपुट टू SGST आउट, ये एंट्री हुई। तो अब हमने सामान उसको कितना का बेचा है? सामान उसको बेचा है हमने 80 रुपया का, उसपे CGST SGST 7-7 रुपया हम कलेक्ट करेंगे, तो टोटल हमें कलेक्शन करना है 94 रुपीज का। 94 रुपीज में 8 रुपया हमने उसको डिस्काउंट दे रखा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे कितना रुपया से? 86 रुपीज।
तो यहाँ पर देखो एकदम क्लियर हो गया, उसने मुझे क्रेडिट किया 86 रुपीज से, मैंने उसको डेबिट किया 86 रुपीज से। ठीक है, तो हम लोग सेलर है तो हमने मिस्टर बी को डेबिट किया 86 रुपीज से और मिस्टर बी ने हमें क्रेडिट किया 86 रुपीज। तो परचेज करते समय ये एंट्री होता है और सेल करते समय ये एंट्री होता है। ठीक है, तो ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर। अब जब हम लोग मिस्टर बी को पेमेंट करेंगे, सॉरी हम लोग मिस्टर बी से अगर पेमेंट कलेक्ट करेंगे तो एंट्री हो जाएगा हम लोग का बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट 86 रुपीज। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस परचेज और सेल से रिलेटेड एंट्री। तो परचेज जब करते हैं तो जीएसटी का क्या इंपैक्ट आता है, सेल्स जब करते हैं तो जीएसटी का क्या इंपैक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर अगर परचेज रिटर्न हुआ तो क्या करेंगे और सेल्स रिटर्न हुआ तो क्या करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसको बहुत ध्यान से समझते हैं कि अगर रिटर्न का केसेस आया तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, अगर परचेज रिटर्न होता है तो एंट्री हो जाएगा मिस्टर, सपोज हमने मिस्टर बी से खरीदा था सामान, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सीजीएसटी इनपुट टू एसजीएसटी इनपुट। यानी सामान जब रिटर्न होता है तो एकदम रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं और सीजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट जो वहां पर डेबिट हुआ था वो भी कैंसिल होगा, जो टैक्स मैंने दिया था वो भी तो टैक्स कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो टैक्स अगर कैंसिल होगा तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी को हम क्रेडिट कर देंगे जब परचेज रिटर्न का एंट्री करें। सिमिलरली अगर सेल्स रिटर्न का एंट्री होगा तो एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। ठीक है, तो मिस्टर ए ने मुझसे सामान खरीदा था, अब उसने सामान रिटर्न कर दिया मान लो, तो अब अपने लिए सेल्स रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट जो आउटपुट या टैक्स हमने मिस्टर ए से कलेक्ट किया था वो अगर वो टैक्स अब हम लोग को वापस करना पड़ेगा एक तरह से मिस्टर ए को, तो सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। तो परचेज रिटर्न का ये एंट्री होता है, सेल्स रिटर्न का ये एंट्री। ठीक है, तो क्लियर हो गया परचेज का एंट्री क्या होगा, सेल्स का एंट्री क्या होगा, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा। चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से अगर हम लोग को पेमेंट रिसीव होता है तो क्या एंट्री करेंगे। तो पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर का एंट्री हो जाएगा बैंक, अगर चेक से पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश में पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर नहीं लिखेंगे वहां पर, कस्टमर का नाम लिखेंगे, वो कस्टमर मिस्टर ए मिस्टर बी जो भी हो उस कस्टमर का हम लोग नाम लिखेंगे। नेक्स्ट, अब देखो कुछ एंट्रीज ऐसा है जो हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस नहीं किया था, यानी वो जो चार्ट हम बनाए थे उसमें अब कुछ कुछ ऐसा एंट्रीज आएगा जो उस चार्ट में नहीं था, तो ध्यान से समझना। अभी तक तो क्या है, वही सब परचेज सेल्स कैश कलेक्शन वही सब हो रहा था, एंट्री जो हमने ऑलरेडी चार्ट में सीखा है, पर एक तरह से मैं समराइज करके एक रिवीजन कराना चाहता हूँ। अब यहाँ पर कुछ एंट्रीज आएगी जो हमने चार्ट में नहीं की। फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, तो जब भी कोई बैंक अकाउंट खुलता है तो या तो दुकान के कैश बॉक्स से रुपया बैंक में जमा करा के अकाउंट खोलते हैं, या तो ओनर पर्सनली अपने घर से रुपया लाता है और बैंक अकाउंट में जमा करता है। कौन सा बैंक अकाउंट, मैं यहाँ बिजनेस का करंट अकाउंट का बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल बैंक अकाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश से रुपया बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो, और या फिर अगर ओनर अपने घर से रुपया लाया है तो टू कैपिटल। नेक्स्ट, जब कोई फिक्स्ड एसेट अगर हम लोग बेचे, नॉर्मली हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं
पर कोई एसेट अगर पुराना हो गया तो उसको हम लोग सल्टाते भी हैं। तो अगर फिक्स्ड एसेट को अगर हम लोग बेचते हैं तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अब आता है कि सर दो दो प्रॉफिट एंड लॉस क्यों है? दो दो नहीं है, एक्चुअली दो तरह से एंट्री हो सकता है। या तो हमें बेचने में कुछ लॉस हुआ या तो बेचने में कुछ फायदा हुआ। तो अज्यूम करते हैं बेचने में कुछ लॉस हुआ, तो मान लो फिक्स्ड एसेट का बुक वैल्यू यानी मेरे बैलेंस शीट में वो फिक्स्ड एसेट था 1000 रुपया, पर मेरा वो बिका 800 रुपया, तो मेरे को 200 का नुकसान हो। तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 800 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या फिर लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 200 रुपया टू फिक्स्ड एसेट 1000 रुपया। पर मान लो अगर यही चीज 1100 रुपया में बिकता तो मेरा 100 रुपया का फायदा हो जाता। तो हम लोग लिखते कैश अकाउंट डेबिट 1100 रुपया टू फिक्स्ड एसेट 1000 रुपया टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 100 रुपया। तो हम लोग को दोनों चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर मेरा कोई सामान प्रॉफिट में बिकेगा तो क्या एंट्री होगा, अगर कोई सामान लॉस में बिकेगा तो क्या एंट्री होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट अगर सेल हो रहा है तो ऐसे एंट्री करते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट के ऊपर हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट का एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो ये सारा एंट्री देखो आप लोग नोट डाउन कर लो, ये सारा एंट्री एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, जब वहां पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये सारे क्वेश्चंस वहां पर होंगे। तो ये सारा चीज ऑन द स्पॉट हमें याद होना चाहिए कि जब हम फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट, टेंजिबल असेट्स रिटन ऑफ। मान लो कोई सॉरी इनटेंजिबल एसेट, क्वेश्चन आता है सर इनटेंजिबल एसेट किसको बोलते हैं। ये ऐसे असेट्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते, यानी जिसको हम लोग पकड़ नहीं सकते, दे आर नॉट टेंजिबल। जैसे बेस्ट एग्जांपल इज गुडविल। तो मेरे बिजनेस का अगर कुछ गुडविल है तो वो मेरा असेट है। लोग दूसरा को 2 रुपया की जगह 3 रुपया नहीं देते हैं, पर मुझे 2 रुपया की जगह 3.5-4 रुपया भी देते हैं कोई सामान पर। क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट का एक ब्रांड है, मेरे प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू है, गुडविल है। तो वो मेरा असेट है जो मेरे को सामान को महंगा बेचने में मदद करता है, बट वो नजर नहीं आता, उसको हम पकड़ नहीं सकते। तो जब हम इस तरह का इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री क्या होता है, तब एंट्री हो जाता है गुडविल रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू गुडविल, या फिर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऐसा शॉर्ट फॉर्म आप लोग मत लिखना, यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, मैं खाली अभी जगह नहीं है इसलिए लिखा हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये भी हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं। फिर व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल, देखो ये सारा एंट्रीज बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में जरूर आता है कि कोई सामान जो मैंने बेचने के लिए खरीदा था पर मैंने उसे लोगों में फ्री में एज अ सैंपल बांट दिया, तो उसका एंट्री क्या होगा। तब एंट्री होता है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, कोई सामान जो मैंने बेचने के लिए खरीदा था उसको मैंने एज अ स्टेशनरी यूज कर लिया। जैसे मेरा स्टेशनरी शॉप है तो हम पेन बेचते हैं, पेंसिल बेचते हैं, इरेजर बेचते हैं, शार्पनर, स्केल, ये सब कुछ बेचते हैं। पर मान लो अगर मुझे यूज करना है पेन तो मैं कहां से लूंगा, बाजार से थोड़ी खरीदूंगा। मेरे दुकान में जो स्टॉक है पेन का उसी में से एक पेन निकाल लूंगा। तो वो पेन जो मैंने अपने यूज करने के लिए निकाल लिया उसको क्या दिखाएंगे, उसका क्या एंट्री करेंगे, उसका एंट्री हो जाएगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी जो सामान हमने बेचने के लिए खरीदा था पर उसको एज अ स्टेशनरी हमने यूज कर लिया, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वेरी पॉपुलर एंट्री। ठीक है, ये एग्जाम में आता है कि अगर सामान कोई डैमेज हो गया फायर से तो एंट्री क्या हो। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मान लो 10,000 रुपया का सामान डैमेज हो गया तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000 रुपीज। अब क्या हुआ, अगर मेरा ये सामान का इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक है, तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से कुछ रुपया मिल सकता है। और मान लो जलने के बाद ये सामान का जो स्क्रैप बचा वो स्क्रैप को बेच के थोड़ा बहुत रुपया मिल सकता है। ठीक है, तो मान लो जो स्क्रैप हम लोग बेचे वहां से 1000 रुपया मिल गया। इंश्योरेंस कंपनी बोला कि देखिए हम इसका 8,000 रुपया से बेसी नहीं देंगे। आप भले ही बोल रहे हैं कि आपका 10,000 का सामान जला, हम 8,000 से बेसी नहीं देंगे। तो ठीक है, 8,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को मिलना है। ठीक है,
सामान कितना का डैमेज हुआ था? 10,000 रुपया का। उसमें से 1,000 रुपया स्क्रैप बेच के आ गया, 8,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी बोला हम लोग दे देंगे, तो मेरे को नेट नुकसान हो गया है 1,000 रुपया। तो ये जो 1,000 रुपया का नुकसान हुआ वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये एंट्री एकदम याद रखना, इसमें 2 एंट्री करना पड़ता है। जब कोई सामान डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो जाता है तो क्वेश्चन ऐसा देगा, गुड्स वर्थ ₹10,000 was destroyed by fire and insurance claim admitted ₹8,000 and cash realized from sale of scrap ₹1,000। इस तरह से अपने को इंफॉर्मेशन देगा। दोबारा बोलो, goods worth ₹10,000 was destroyed by fire, insurance claim admitted ₹8,000 and cash realized by sale of scrap ₹1,000। तब हम लोग को ये दोनों एंट्री करना पड़ेगा। पहले करेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, फिर करेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट स्क्रैप सोल्ड 1,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, तो ये सब एंट्रीज हम लोग के दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही एंट्री फिलहाल हम लोग को सीखना है इस सेशन में। ठीक है, इस सारे एंट्री को आप लोग अच्छा से प्रिपेयर करो। ठीक है, जितना नया नया एंट्रीज हमने सीखा है, स्पेशली जो परचेज का और सेल्स का एंट्री सीखा है विद जीएसटी, वो अच्छा से प्रैक्टिस करो। अभी भी हम लोग का एक पर्टिकुलर एंट्री बच गया है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, तो वो एंट्री भी हम लोग सीखेंगे। उसके लिए एक अलग से पूरा टॉपिक है जिसको हम लोग जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। तो जर्नल प्रॉपर के डिटेल्स में जब हम आएंगे तो हम सीखेंगे और कितना अलग अलग टाइप का जर्नल एंट्री हो सकता है। बट फिलहाल अभी जो 2 सेशन हम लोगों ने किया है, पहला सेशन में हम लोग ने बेसिक जर्नल एंट्री सीखा, बेसिक ट्रांजैक्शंस के बारे में जाना कि बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं और वो ट्रांजैक्शंस का एंट्री क्या होता है। तो उसका तो आप लोगों ने पूरा चार्ट आई होप प्रिपेयर कर लिया हो। उसके बाद अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा कुछ स्पेशल एंट्रीज, कि जो एंट्रीज नॉर्मली हम लोग चार्ट में डिस्कस नहीं करते हैं, जैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर, यूज्ड एज स्टेशनरी, और भी ऐसा बहुत सारे एंट्री, तो वो हम लोगों ने ये वाले सेशन में सीखा। अभी जब हम लोग थर्ड सेशन में जाएंगे तो हम लोग और एडजस्टमेंट एंट्री सीखेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री सीखेंगे। उसके बाद जाके हम लोग का जर्नल का नॉलेज पूरी तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जर्नल का टोटल 3 सेशन मोस्टली हम लोग को करना पड़ता है, तब जाके ओवरऑल पूरा आइडिया क्लियर होता है कि जर्नल में क्या क्या एंट्री हो सकता है। So this was all about this session. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय।